केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर दोस्तों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। जो हमारा पहला वीडियो था उसके अंदर हमने केमिस्ट्री के ये जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें एटम की डिस्कवरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और उसके फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में जाना था। फंडामेंटल पार्टिकल की खोज हुई और फंडामेंटल पार्टिकल की खोज के बाद उनका परमाणु के अंदर व्यवस्थीकरण किस प्रकार से होता है, इस व्यवस्थीकरण को समझाने के लिए कुछ एटॉमिक मॉडल दिए गए अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा। उन मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम थॉमसन के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। तो शुरू करते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल दोस्तों ये फर्स्ट मॉडल था, ये पहला मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सब एटॉमिकल पार्ट की व्यवस्था को दर्शाने वाला। थॉमसन ने इसे प्रपोज किया था सबसे पहले 1898 के अंदर, 1898 के अंदर। क्या बताया दोस्तों इन्होंने कहा परमाणु है समान रूप से आवेशित एक गोला है जिसमें धनावेश पूरे उस गोले के अंदर वितरित रहता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड रहते हैं। तो कैसे, देखिए उन्होंने कहा परमाणु एक समान रूप से आवेशित गोला है जिसके अंदर धनावेश समान रूप से वितरित होता है, धनावेश समान रूप से वितरित होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। तो चलिए इस दोस्तों लिखते हैं, लिख के समझते हैं हम। पहला पॉइंट क्या था इसका कि परमाणु समान रूप से आवेशित, समान आवेशित गोला है, समान आवेशित गोला है जिसमें धनावेश, जिसमें धनावेश जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है, मतलब पूरे इस एटम के अंदर उपस्थित होता है। तो पहला पॉइंट क्या था दोस्तों, परमाणु समान आवेशित गोला है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है। जैसे कि ये गोला है जिसके अंदर धनावेश है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये समान रूप से उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, दूसरा पॉइंट था कि इस गोले में या एटम कह सकते हैं, इस एटम में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। इसके अंदर, इस गोले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इम्बेडेड रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, अंतःस्थापित होते हैं इस गोले के अंदर। दोस्तों इस मॉडल की बात करें तो इसके दो फेमस नाम थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। एक और नाम है दोस्तों इसका, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से बात करें हम खीर की, तो खीर के अंदर जो दूध होता है पूरी खीर दूध की बनी होती है, उस प्रकार से इस एटम के अंदर धनावेश, जो खीर का दूध है उसकी तुलना किससे, धनावेश से, पुडिंग, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, प्लम। जैसे खीर के अंदर ड्राई फ्रूट उपस्थित होते हैं, काजू किशमिश बादाम, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस दूध के अंदर उपस्थित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका नाम रख दिया प्लम पुडिंग मॉडल। अगला नाम था, ये फेमस नाम, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल। क्योंकि जिस प्रकार से तरबूज में जो रेड वाला पार्ट होता है या जिसको हम गिरी कह सकते हैं, वो क्या है, वो धनावेश है, पूर्ण रूप से इस एटम के अंदर वितरित है। और जो उस तरबूज के अंदर ब्लैक कलर के जो बीज होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो वाटरमेलन मॉडल या तरबूज मॉडल भी इसको कहा जाता है। समझ चुके होंगे दोस्तों आप इसको कि वाटरमेलन मॉडल या तरबूज मॉडल क्यों कहा जाता है या प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि
तरबूज के अंदर जो घिरी है वो तो क्या है, वो तो धनावेश है, समान रूप से वितरित, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, बीज है। प्लम और प्लम पुडिंग मॉडल, ये प्लम पुडिंग मॉडल था, वो जैसे खीर में दूध है वो तो धनावेश है, समान रूप से वितरित, और जो इलेक्ट्रॉन है इम्बेडेड वो क्या है, ड्राई फ्रूट से। ठीक है दोस्तों, समझ चुके हैं थॉमसन मॉडल को। थॉमसन मॉडल कब आया, 1898 में थॉमसन ने दिया, इन्हीं के नाम पे थॉमसन मॉडल। क्या होता है, परमाणु समान आवेशित गोला है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है। ठीक है दोस्तों, इस गोले में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इम्बेडेड रहते हैं, अंतः स्थापित होते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब विद्युत रूप से परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत रूप से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं या ऋणावेशित भाग है उतना ही धनावेशित भाग होता है, मतलब परमाणु इलेक्ट्रिकली क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ चुके हैं इसके बारे में। लेकिन दोस्तों ये जो मॉडल है ये लंबे टाइम तक नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि इसकी कुछ ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक या कमी की बात करें, इसके फेलियर की बात करें, तो ये जो आने वाले नेक्स्ट मॉडल थे जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल या बोहर मॉडल, उनके जो परिणाम थे, उनके जो रिजल्ट्स थे, उनके अनुरूप नहीं पाया गया, उनके संगत नहीं पाया गया, इसीलिए ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। तो इसके बाद में कौन सा मॉडल आया, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो हम अब किसके बारे में बात करेंगे, दूसरा जो मॉडल है परमाणु से संबंधित, परमाणु में सब एटॉमिकल जो सब फंडामेंटल पार्ट है, उन फंडामेंटल पार्टिकल की खोज से संबंधित जो मॉडल है उसका दूसरा मॉडल कौन सा, रदरफोर्ड मॉडल। बहुत ही फेमस मॉडल है, हालांकि उसमें भी कुछ कमियां रही थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है दोस्तों, समझ चुके हैं इसको, अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। चलिए दूसरे मॉडल के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कह सकते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल क्यों कहा दोस्तों इसको, क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो परमाणु का न्यूक्लियस है या नाभिकीय पार्ट है उसकी खोज हुई थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय मॉडल कहते हैं। इसको अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बम्बार्ड किया, अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की, किस पे, गोल्ड फॉइल पे, सोने की एक पतली थिन पन्नी ली, उसके ऊपर अल्फा कणों को गिराया, तो इसको अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, दो तीन नाम है इसके, रदरफोर्ड का मॉडल, फेमस मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, इस मॉडल के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में, कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, किस प्रकार से उसने ऑब्जर्वेशन किया, क्या कंक्लूजन थे, क्या रिजल्ट निकले, क्या मॉडल था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक बॉक्स लिया लेड का, जिसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल रख दिया, जिससे अल्फा कण निकलते हैं। रेडियो एक्टिव पार्ट से अल्फा कण क्यों निकलते हैं, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन चलती रहती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से अल्फा कण है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ये सब निकलते रहते हैं। तो उन्होंने एक अल्फा सोर्स के लिए, अल्फा पार्टिकल के सोर्स के रूप में या स्रोत के रूप में क्या लिया, कोई रेडियो एक्टिव मैटर लिया, एलिमेंट लिया, और उसको जो अल्फा कण थे उनको सोने की पतली पन्नी पर गिराया, और क्या ऑब्जर्वेशन थे जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया उन्होंने, रदरफोर्ड ने किस प्रकार का बॉक्स लिया, जिसको हम बोल सकते हैं लेड का बना था ये, तो इसको लेड बॉक्स नाम दे दिया। लेड बॉक्स ये क्या था दोस्तों, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसको हम कह सकते हैं ये क्या था, अल्फा पार्टिकल का स्रोत था, अल्फा पार्टिकल
का स्रोत, क्योंकि इससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। क्यों निकलते हैं अभी बताया था मैंने, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से ये सब एटॉमिकल पार्ट जो होते हैं या ये जो फंडामेंटल पार्ट होते हैं, ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या किया इन्होंने, इस बॉक्स के आगे एक स्लिट रख दी। क्या रखी, स्लिट। ये स्लिट क्या है, क्या काम दोस्तों इसका, ये जो स्लिट है इसको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ विंडो। क्या कह सकते हैं, एक खिड़की की तरह, काइंड ऑफ विंडो है ये, जिससे कि जो अल्फा कण है वो इधर उधर नहीं जाए, सीधे स्ट्रेट गति करें। तो इसने स्लिट ली, क्या कह सकते हैं इसको हम, स्लिट। सुना होगा आपने, फिजिक्स के अंदर आती है जो यंग स्लिट जो प्रयोग था, सेम उसी प्रकार से स्लिट ली, जिससे छिद्र से जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधी गति कर सके। उसके आगे क्या रखा उन्होंने एक सोने की पन्नी रखी या गोल्ड फॉइल। क्या थी ये, क्या दोस्तों, गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी। दोस्तों सोने की पन्नी क्यों ली, बहुत सारे एलिमेंट खोजे जा चुके थे उस टाइम तक, फिर सोने की क्यों ली, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट है। कौन, सोना, मतलब आघात वर्धनीय, इसको 1 ग्राम से बहुत लंबा, मतलब लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, मतलब इसको बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है, इसलिए एक सोने की पतली पन्नी ली। सोना क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आगे रख दी सोने की पतली पन्नी, और इसके चारों ओर, लगभग चारों ओर यू आकार कह सकते हैं हम, यू आकार की एक स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी दोस्तों, यू आकार की स्क्रीन, और इस स्क्रीन को किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड कर दिया। कौन सा था वो फ्लोरोसेंट मटेरियल, ZNS। क्या होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल दोस्तों, फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब है प्रदीप्ति उत्पन्न करने वाले पदार्थ। जैसे ही इनके ऊपर कोई भी पार्टिकल पड़ेगा तो ये क्या होंगे, प्रदीप्ति उत्पन्न करेंगे या स्पॉट उत्पन्न करेंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि उनकी दिशा कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो ZNS या इसको कह सकते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल जो प्रदीप्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या किया इन्होंने, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, किसके ऊपर, सोने की पन्नी के ऊपर, सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की, बौछार की, जिससे क्या हुआ, जिससे उसने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं वो क्या हुए, सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, बिना विचलित हुए, कोई डिफ्लेक्शन उनमें नहीं था। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था किसका, रदरफोर्ड का, कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विचलित हुए बिना स्ट्रेट सीधे निकल गए, पास हो गए। ठीक है दोस्तों, कुछ कण, कुछ अल्फा पार्टिकल, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड ए फ्यू एंगल। ये जो एंगल है, अगर इनकी वास्तविक दिशा की बात करें तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये हल्के से डिफ्लेक्टेड हुए, डेविएटेड हुए, इसको हम नाम देते हैं थीटा। ये क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो थीटा क्या है, विक्षेपण कोण है। विक्षेपण मतलब ये इस सोने की पन्नी से जैसे ही गुजरे तो हल्के से सूक्ष्म या अति छोटे एंगल से विक्षेपित हो गए। इनमें से कुछ एक कण, यह इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन था, कुछ एक कण, लगभग 20,000 में से एक कण, 1 in 20,000, मतलब बहुत ही अधिक कणों में से एकाध कोई कण था जो कि इस सोने की पन्नी से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट गया जिस दिशा से वो आया था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर यदि हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करें तो कितना होगा दोस्तों, अगर इस दिशा से आया और इसी दिशा में वापस चला गया तो एंगल की बात करें तो कितना, थीटा 180 डिग्री। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ था, लगभग 20,000 में से एकाध पार्टिकल वापस उसी दिशा में गया जिस दिशा से वो आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन उसके ऑब्जर्वेशन थे, किसके, रदरफोर्ड के। लिख लेते हैं हम इन तीनों को, ही तीनों ऑब्जर्वेशन को साइड में, कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशन निकले इस मॉडल से। तो पहला क्या था दोस्तों, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें, ये सोने की जो पतली पन्नी थी, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। दूसरा क्या था दोस्तों, कुछ अल्फा कण,
बहुत कम, फ्यू अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा कण अल्प कोण पर या कह सकते अल्प कोण से विक्षेपित, अल्प कोण से विक्षेपित हुए। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा था यहाँ पे कि कुछ एक अल्फा कण थे जो हल्के डिफ्लेक्टेड हुए, हल्के विक्षेपित हुए, थोड़े से विक्षेपित हो गए, थीटा जिसको हमने नाम दिया था एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था दोस्तों, 20,000 में से एकाध कण उसी दिशा में वापस लौट गया जिस दिशा से आया था। तो हम कह सकते हैं 20,000 में से एक कण, ये अंदाजा है, जरूरी नहीं कि एकदम 20,000 अल्फा कणों की बौछार की थी, एक ही वापस आया, मतलब लगभग 20, बहुत सारे कणों की बौछार की इसने, 20,000 में से एक आध कण, ठीक है, एवरेज एक कण वापस उसी दिशा में लौट गया, 20,000 में से एक कण वापस उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से वो आया था, मतलब एक कण 180 डिग्री 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मेन ऑब्जर्वेशन थे किसके, रदरफोर्ड के। एक बार फिर से देखते हैं हम इन ऑब्जर्वेशन को कि अधिकांश अल्फा कण इस सोने की इस गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास हो गए, सीधे निकल गए, कुछ एक अल्फा कण क्या हुए, हल्के विक्षेपित हुए, जबकि 20,000 में से एकाध कण क्या हुआ, वापस उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से वो आया था। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं बातों को। चलिए, ये ऑब्जर्वेशन थे। इन ऑब्जर्वेशन के बाद में चलिए मैं इसको मिटा सकता हूं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझ चुके हैं आप सब लोग। चलिए, ऑब्जर्वेशन के बाद में बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। निष्कर्ष के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, कंक्लूजन। निष्कर्ष क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना है, एक एक ऑब्जर्वेशन, उसी के आधार पे हम इसके निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले, तो पहला प्रेक्षण क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। इस बात से क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों, इस बात से निष्कर्ष निकला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या होता है, खोखला होता है, रिक्त होता है, खाली होता है। तो दोस्तों पहला कंक्लूजन क्या था, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है। समझ गए कैसे पता चला, क्योंकि सोने की जो पन्नी थी उससे टकराए और सीधे निकल गए, मतलब उनको रोक टोक करने वाला कोई नहीं था, कोई उसका विक्षेपण करने वाला नहीं था, इसीलिए ये अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, उस सोने की पतली पन्नी से स्ट्रेट पास हो गए, सीधे निकल गए। तो अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। इस प्रेक्षण के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, ये सीधे निकल गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले कंक्लूजन की बात करते हैं। क्या था ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा कण अल्प कोण पर विक्षेपित हुए। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रकार से ये क्या है, परमाणु है, सोने के ये जो परमाणु है, इन परमाणुओं से जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकले, जैसे कि यहाँ से ये कोई अल्फा पार्टिकल निकला, ये अल्फा कण है, इनकी गति को दर्शा रहा हूँ, सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया। अगर ये देखो, ये थोड़ा सा पास में निकला हल्का सा, तो रिफ्लेक्टेड हुआ, इस दिशा में चला गया। अगर इसकी दिशा तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये कोण क्या था, थीटा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो हल्का विक्षेपित हुआ। क्यों विक्षेपित हुआ, आपको यहाँ पे एक चीज और, अल्फा कण क्या होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अल्फा कणों की बम्बार्डिंग हम करा रहे हैं, तो आपको अल्फा कण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले यहाँ इधर थोड़ा बता देता हूं मैं आपको कि अल्फा कण क्या है। ये जो अल्फा कण है
क्या होते हैं अल्फा कण? अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल, मतलब ये आवेशित या धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज मतलब धनावेशित क्या है? धनावेशित हीलियम पार्टिकल है। हीलियम के जो परमाणु हैं उससे जब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पीछे जो बचता है वो क्या है? हीलियम, या जिसको हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल है। तो समझ गए कि अल्फा कण क्या है? अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल, या एलिमेंट भी कह सकते हैं हीलियम पार्टिकल, ठीक है। ये धनावेशित है और रिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि परमाणु के अंदर जो धनावेश वाला भाग है वो नाभिक में उपस्थित होता है। तभी तो रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेम आवेश के बीच में क्या होता है? सेम आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है। और अगर विपरीत आवेश है, एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। लेकिन यह अट्रैक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, प्रतिकर्षण हुआ। तो प्रतिकर्षण हुआ, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि परमाणु का जो धनावेशित भाग है वो कहाँ स्थित होता है? नाभिक में स्थित होता है। चलिए दोस्तों, समझ चुके हैं क्या इस बात को? तो लिख देता हूं मैं, परमाणु का धनावेशित भाग, परमाणु का धनावेशित भाग कहाँ उपस्थित होता है? परमाणु का धनावेशित भाग केंद्र में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? केंद्र में, बीच में उपस्थित होता है, सेंटर में उपस्थित होता है। इस भाग को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस कहा गया, नाभिक कहा गया। यहीं से नाभिक टर्म आई, न्यूक्लियस शब्द बना, क्योंकि परमाणु का जो अधिकांश भाग है, कौन सा? धनावेशित भाग, वो कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित होता है। इसीलिए यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन निकला कि परमाणु का जो धनावेशित भाग है वो कहाँ उपस्थित होता है? केंद्र में उपस्थित होता है। और दोस्तों, हमने इससे पहले कौन सा मॉडल पढ़ा? थॉमसन मॉडल। उसका फेलियर है ये, देखो उसको फेल कर रहा है। उसने तो कहा था धनावेशित भाग है, पूरे गोले में समान रूप से वितरित होता है, और समान रूप से वितरित होता तो ये कंक्लूजन नहीं आते। यहाँ से पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि धनावेशित जो भाग है वो कहाँ उपस्थित होता है? केंद्र में उपस्थित होता है। और उस भाग को क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस नाम दिया गया, नाभिक नाम दिया गया, जिसमें धनावेश उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले कंक्लूजन की बात करें। अगला कंक्लूजन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन क्या था? 20,000 में से एक कण, मतलब बहुत सारे कणों में से एकाध कण जो क्या था, वापिस उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ। कैसे बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण कब होगा? जब धनावेश की टक्कर धनावेश से होगी, मतलब नाभिक के अंदर क्या है? धनावेश, और वो धनावेश सीधा जाके अल्फा पार्टिकल अगर यदि उस धनावेश से टकराएगा तो वो वापिस उसी दिशा में लौट गया, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रतिकर्षण हुआ। और एक ही क्यों हुआ? इससे पता चलता है कि परमाणु का जो ये नाभिकीय भाग है या जो धनावेशित भाग है बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है। अगर बड़ा होता तो बहुत सारे कण वापिस उसी दिशा में जाते 180 पे, लेकिन एकाध कण वापिस विक्षेपित हुआ। इससे हम क्या पता कर सकते हैं? इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो धनावेशित भाग है वो अति सूक्ष्म होता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? लिख देता हूं मैं कि परमाणु का नाभिकीय, धनावेशित कुछ भी कह सकते हैं, परमाणु का नाभिकीय भाग अति सूक्ष्म होता है। क्या होता है? अति सूक्ष्म होता है। ये कंक्लूजन थे दोस्तों इस रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के। अगर यदि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो दे रखा उसमें कि नाभिक जो है वो उस पूरे एटम की तुलना में, पूरे परमाणु की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यदि हम नाभिक को क्या माने? क्रिकेट की बॉल माने। सबने देखी क्रिकेट की बॉल? क्रिकेट की बॉल अगर माने नाभिक को, तो जो पूरा ग्राउंड है वो कितना होगा? 5 किलोमीटर त्रिज्या होगी उस ग्राउंड की। अगर यदि हम बॉल मान लें नाभिक को, तो 5 किलोमीटर की जो त्रिज्या है, जो दायरा है, वो क्या होगा? पूरा परमाणु होगा। समझ रहे हैं दोस्तों कितना सूक्ष्म होता है? लगभग 1,00,000 गुना बड़ा होता है। किससे? नाभिक से। कौन? पूरा परमाणु। तो नाभिक से परमाणु 1,00,000 गुना बड़ा होता है। समझ रहे हैं दोस्तों इस बात को? गेंद वाला एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। गेंद थी छोटी सी और परमाणु वो तो है नाभिक, और परमाणु क्या है? पूरा
5 किलोमीटर चारों तरफ का एरिया क्या है दोस्तों? 5 किलोमीटर जो एरिया है वो है परमाणु, पूरा परमाणु की परिधि पूरी 5 किलोमीटर में होगी। तो बहुत ही सूक्ष्म होता है या अति सूक्ष्म होता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? जैसे कि यह भी लास्ट पॉइंट लिखा कि 20,000 में से एक कण, अगर यदि कोई अल्फा कण इस नाभिक से सीधा टकराता है तो यह वापिस उसी दिशा में लौट जाएगा। अगर यदि इधर उधर से पास हो गया, इधर से तो सीधा निकलेगा, थोड़ा सा अगर पास गया हल्का रिफ्लेक्ट, अगर ज्यादा पास गया तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और सीधा बीचों बीच जाके टकराया तो वापिस उसी दिशा में लौट जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों इस बात को भी आप? चलिए, ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं, कंक्लूजन पढ़ चुके हैं, निष्कर्ष पढ़ चुके हैं। इस निष्कर्षों के आधार पे, इन्हीं निष्कर्षों के आधार पे जो रदरफोर्ड था, उस रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया। चलिए दोस्तों, मिटा दूंगे इसको, बात करते हैं आगे फिर से हम इस मॉडल के बारे में। क्या मॉडल था ये तो उसके हमने इसमें बात करी अभी तक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बाद में हमने बात करी कंक्लूजन के बारे में। अब हम बात करेंगे ये जो मॉडल था, क्या वास्तविक रूप था इसका। तो उन्होंने क्या बात करी इस मॉडल से, क्या बात करी उन्होंने? ये जो मॉडल था कि इसमें ना परमाणु के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब ये नाभिक के पार्ट है, ये तो बीच वाला पार्ट, और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ये बाहर वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, इस न्यूक्लियर पार्ट की अगर यदि हम बात करें तो इसकी जो कोटि है वो दी थी 10 की घात -15 और इसकी 10 की घात -10। तो ये तो परमाणु का जो आकार है उसकी कोटि 10 की घात -10 किसमें? मीटर में, और नाभिक 10 की घात -15 मतलब ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, नाभिक से ये -10 है, ये -15, छोटा कौन सा है? नाभिक। माइनस है चिन्ह आगे, 15 नहीं देखना, -15 मतलब नाभिक छोटा होता है। इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं? ये नाभिक न्यूक्लियर जो पार्ट है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है। कैसा? धनावेशित होता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो वैसे उदासीन है। इस रदरफोर्ड के मॉडल के टाइम न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। ये बात भी जान लें दोस्तों, ये मॉडल लगभग 1911 में आया था, जबकि जेम्स जो चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज तो बाद में करी थी, लगभग 1930, एग्जैक्ट तो नहीं पता, 1930 में करी थी। ठीक है दोस्तों, ये डेट वगैरह ये जो सन है वो ज़्यादा नहीं पूछे जाते केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हल्की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये धनावेशित होता है, इसकी कोटि इतनी। ये न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये क्या होता है? ये ऋणावेशित होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो धनावेशित पार्ट है वो बराबर होता है किसके? ऋणावेशित पार्ट के। इसीलिए परमाणु क्या है? उदासीन है। नहीं तो परमाणु क्या होता? धनावेशित या ऋणावेशित कुछ हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन इनकी संख्या बराबर होने के कारण ही परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ चुके हैं इस बात को? क्या मॉडल था? दो भाग होते हैं परमाणु, एक न्यूक्लियर, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर वाला पार्ट धनावेशित और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वाला ऋणावेशित। इसमें प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो ज्यादातर जगह पे नहीं मिलती, उस बात को भी हम जानने का प्रयास करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो क्या थी दोस्तों, सुने इस बात को। रदरफोर्ड ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ा नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। किस आधार पे कहा उसने ऐसा? क्योंकि अगर यदि वो पड़ा रहता तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, अट्रैक्शन की वजह से पास आ जाएंगे, और अगर पास आ गए तो लड़ाई करके एटम को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, और जिन जगह पे वो चक्कर लगाता है उनको नाम दिया गया कक्षाएं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये जो सन है, सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी इस नाभिक के चारों ओर, ये जो नाभिक है इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बताई? कारण नहीं बताया, ये बात किसने बताई? क्यों करते हैं ये रदरफोर्ड ने बता दिया था। किस आधार पे? उसने कहा कि ये जो आकर्षण बल है
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ये आकर्षण बल किस में यूज हो जाता है, अभिकेंद्रीय बल में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में उन्होंने कह दिया कि एफ जो ई है वो किसके बराबर है, एफ सी के बराबर। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विद्युत स्थिर विद्युत फोर्स है, स्थिर विद्युत जो बल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ये बल किसके बराबर, अभिकेंद्रीय बल के बराबर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। अभिकेंद्रीय बल के बराबर होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं इस बात को, ये बात भी उन्होंने बता दी थी। ये मॉडल था रदरफोर्ड का। एक बार फिर से बात करता हूं मैं आपसे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली फॉइल ली, गोल्ड फॉइल, उसमें क्या किया, उस पे बम्बार्डिंग करी, किसकी, अल्फा कणों की। क्या निष्कर्ष निकला, अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, सीधे निकल गए। कैसे पता चला, क्योंकि मूवेबल स्क्रीन लगा दी थी जो फ्लूरोसेंट मटेरियल से कोटेड थी, जिससे क्या पता चला, जैसे ही कोई कण टकराया अल्फा पार्टिकल, वहां पे प्रदीप्ति उत्पन्न हुई, स्पॉट बने, और उसी आधार पे पहचाना। ऑब्जर्वेशन क्या था, अधिकांश सीधे निकल गए, कुछ एक हल्के विक्षेपित हुए, जबकि 20,000 में से एक वापिस आ गया। निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष ये निकाला दोस्तों कि अधिकांश भाग है वो कैसा होता है, खोखला, जबकि अधिकांश जो भाग खोखला और धनावेशित भाग कहाँ होता है, नाभिक के अंदर। और जो बाहरी धनावेशित भाग जो नाभिक के अंदर होता है, उस धनावेशित पार्ट के अलावा जो धनावेशित पार्ट है बहुत ही सूक्ष्म होता, अति सूक्ष्म। ये बातें किसने कही थी, रदरफोर्ड ने। तो समझ चुके हैं उसके निष्कर्ष को, कंक्लूजन को, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को और पूरे प्रयोग को। लेकिन दोस्तों ये मॉडल भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ज़्यादा सफल, इसके बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि इसके दो मेन फेलियर थे। बात कर लेता हूँ मैं जल्दी से इनके बारे में। मेन फेलियर क्या थे, जो दो मेन फेलियर थे। पहला मेन फेलियर क्या था, पहला मेन फेलियर था इसका, क्योंकि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया, क्योंकि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया। तो इसकी कमियां हैं, ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, पहली, परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया, परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया। कैसे स्थायित्व को नहीं बता पाया, क्योंकि अगर आपको एक बात, ये बात भी समझनी होगी, ऐसे लिखने से नहीं चलेगा। आपको पता हो तो मैक्सवेल नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने एक थ्योरी दी थी कि अगर कोई भी आवेशित पार्टिकल अगर किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। और अगर यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण कोई उत्सर्जित करेगा तो क्या होगी, उसकी ऊर्जा की हानि होगी। और अगर यदि लगातार ऊर्जा की हानि करता रहा तो वो क्या हो जाएगा, आकर नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये बात दोस्तों इन सूर्य पर लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती, क्योंकि ये जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो क्या है, आवेशित नहीं है। उन्होंने अच्छे से समझे मैक्सवेल की थ्योरी को। मैक्सवेल ने कहा था आवेशित जो कण हैं वो अगर यदि गति करते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है। लेकिन सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रह आवेशित नहीं है, इसलिए वो आकर के नहीं गिरते, उनमें ऊर्जा की हानि नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आवेशित है, और अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेगी, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेगी तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा की हानि होगी, कमी होगी, और आखिरकार इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस बात को कौन नहीं समझा पाया, रदरफोर्ड नहीं समझा पाया, ये इसकी कमी थी। दूसरी कमी की बात करें तो ये दोस्तों लाइन जो स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का, लाइन स्पेक्ट्रम को भी नहीं बता पाया, लाइन स्पेक्ट्रम को भी नहीं बता पाया। इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है अगर यदि कोई भी लाइट है, अगर यदि वो कोई भी लाइट अगर निकले प्रिज्म से तो वो अपने संगत जो रंग है विबग्योर में विभाजित हो जाती है। ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रम को भी नहीं बता पाया, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए पूरे कलर नहीं आ रहे थे, 2-3 कलर आए, बाकी गायब थे। हीलियम लिया तो उसमें कोई और कलर आता। सातों के जो विबग्योर है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, वो नहीं बता पाए, इसको नहीं समझा पाया। तो ये इसकी दो बड़ी
कमियां थी। ठीक है दोस्तों, समझ चुके हैं इस बात को। ये था रदरफोर्ड का पूरा मॉडल और ये इसकी कमियां। नेक्स्ट जो मॉडल होगा हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोहर मॉडल। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोहर मॉडल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहां से आते हैं। यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट है ये। अभी तक हमने जो पढ़ा दोनों ही लेक्चर के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर हम बात करी थी एटम की डिस्कवरीज, डाल्टन थ्योरीज के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, या हमने बात करी थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं बनते लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक बात और, हमने सोने की पतली पन्नी की बात